नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हमारी जो श्रृंखला चल रही थी राजस्थान प्रीलिम्स और मेंस बूस्टर नाम से, उस श्रृंखला का ये दूसरा हफ्ता है। हमने पिछली वीडियो के अंदर भूगोल विषय यानी राजस्थान भूगोल से संबंधित जितनी भी खबरें न्यूज़ के अंदर थी दूसरे हफ्ते में, वो हमने कवर कर ली है। इसमें हम राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित जो भी न्यूज़ चल रही है, न्यूज़पेपर हो, सूजस हो या ऑफिशियल वेबसाइट हो गवर्नमेंट की, उनके ऊपर अब हम ध्यान देने वाले हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपकी, जो एक विधेयक पारित किया गया है विधानसभा से, क्योंकि अभी हमारा मानसून सत्र है वो चल रहा है, तो बहुत सारे विधेयक हैं वो पारित किए जा रहे हैं विधानसभा के द्वारा। पहला जो विधेयक है, इसमें पहला विधेयक जो है वो ये है कि भू राजस्व संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2025। और इसमें के तहत आपको रिको जो है आपका, उसकी पावर्स को इनहेंस किया गया है। रिको की पावर को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। रिको के पास नियमन, भूमि के रूपांतरण या उसके प्रबंधन के रिगार्डिंग उसको शक्तियां दी गई है, और ये अब अप्लाई होना शुरू हो जाएगा विधेयक पारित होते ही। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक दूसरा विधेयक भी पारित किया गया है, वो है राजस्थान भू जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024। और इसके तहत एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो राज्य सरकार को जल प्रबंधन से संबंधित है वो सजेशन देगा, या किस प्रकार से आप टैक्स वगैरह लगा सकते हो या कोई फीस इंक्लूड कर सकते हो क्या, उस बारे में सजेशन देगा। इसके अंदर एक अध्यक्ष होंगे, 2 पदेन सदस्य रहेंगे, और जल संरक्षण के संबंध में विषय विशेषज्ञ रहेंगे जो 20 साल से ज्यादा इसके अंदर काम कर रहे हैं, उनकी संख्या भी 2 रहने वाली है। ठीक है, और इसी प्राधिकरण की अनुमति के तहत आपको बोरवेल, ट्यूबवेल जैसा खोदने का काम है वो करने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप इनकी अनुमति नहीं लेते हैं तो 6 माह की जेल और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाते हैं इस चीज के लिए, तो आपके ऊपर ये जुर्माना लगेगा, है ना। एक पहली बार अगर आप गलती करते हैं तो 50,000 का जुर्माना ही है। ठीक है, ये बिल है वो पारित किया गया है राजस्थान की विधानसभा द्वारा। अभी कुछ और विधेयक भी हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे जबरन धर्मांतरण वाला है जो पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया था। इस विधेयक के तहत भी जो धर्म आप परिवर्तन करवाते हो उसके तहत आपको 90 दिन पूर्व, अगर आप शादी कर रहे हैं अन्य धर्म के अंदर, तो आपको 90 दिन पूर्व है वो कलेक्टर को सूचना देनी होगी। और इसके रिगार्डिंग जो पूरे फैक्ट्स थे वो हमने कवर है वो पिछले वीडियो के अंदर कर लिए थे, जो फर्स्ट वीक के अंदर पॉलिटी का कवर किया था उसमें। ठीक है, एक विधेयक यहाँ पे रिम्स का भी है, उसको भी हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था। एम्स की तर्ज पे रिम्स बनाया जा रहा है। ठीक है, एक विधेयक है वो मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 का है। उसके अंतर्गत अगर आप सॉरी, अगर आप अवैध रूप से मछलियों का शिकार करते हैं तो आपके ऊपर जो जुर्माने हैं उनकी सख्ताई है वो बढ़ा दी गई है। पहले जहाँ पे 500 रुपए थे, अब वहाँ पे 25,000 के लगभग आपको जुर्माना दिया होगा। और जहाँ पहले 1,000 रुपए थे, वहाँ अब लगभग 50,000 आपको जुर्माना देना होगा, अगर आप अवैध रूप से क्या कर रहे हो, मछलियों का शिकार कर रहे हो। तो ये भी अभी हमने देख लिया है ना। मत्स्य वाला भी देख लिया है और रिम्स वाला भी हमने देख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो हाई कोर्ट जो है हमारे जयपुर से, उससे आ रहा है न्यूज की माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार है, तकनीकी खामी के कारण हम उन्हें शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित है वो नहीं कर सकते हैं। एक मामला चल रहा है इस हाई कोर्ट के अंदर, मास्टर देविक रंगवानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। देविक रंगवानी है वो माइनर है, क्योंकि उन्हें आरटी के तहत एडमिशन चाहिए था। उनके बिहाफ पे उनके पिताजी ये मुकदमा है जो लड़ रहे हैं। एक्चुअली में इस पूरे मामले के अंदर हुआ क्या कि जयपुर के अंदर एक स्कूल है, उस स्कूल ने आरटी के तहत, जो लॉटरी सिस्टम के तहत सिलेक्ट एक बच्चा था देविक रंगवानी, उसको इस बिहाफ पे एडमिशन लेने से मना कर दिया कि उनके डॉक्यूमेंट में जो वार्ड नंबर है वो गलत दर्ज है या दर्ज ही नहीं है। उनके जो आधार कार्ड है उसके अंदर वार्ड नंबर है वो दर्ज ही नहीं है। डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीटेशन का उन्होंने एक अपना बताया है कारण, इस वजह से वो एडमिशन है वो नहीं ले सकते हैं। रंगवानी साहब ने क्या किया, हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई जिसके तहत पूछा कि क्या हमें शिक्षा के अधिकार के से वंचित किया जा सकता है। तो अभी हमारे माननीय न्यायाधीश अनूप कुमार जी ने ये डिसीजन दिया है कि किसी भी टेक्निकल ग्लिच के तहत आप उसको डिबार नहीं कर सकते हो एजुकेशन से। ठीक है, हालांकि कॉलेज का स्कूल का ये कहना है कि हमने 8 तारीख तक का उनको लास्ट टाइम दिया था, लास्ट डेट दी थी कि आप इस टाइम तक आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए। अगर उन्होंने नहीं कंप्लीट किया है तो हम इसके ऊपर अब मतलब एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे उसके बाद। हालांकि कोर्ट ने अभी कह दिया है कि आपको ये एडमिशन है वो लेना पड़ेगा।
अच्छा, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सारी बात चलेगी वो फंडामेंटल राइट पे चलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, तो हमारे लिए अब शिक्षा का जो मूल अधिकार है, जो कि आपके अनुच्छेद 21A के अंदर जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में अटल जी की सरकार ने ये काम किया था, और इसके तहत इन्होंने ये बताया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा एक मूल अधिकार है, और उनका ये राइट बनता है कि उन्हें एजुकेशन मिले, है ना? जो मूल संविधान है उसके अंदर दो आर्टिकल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए बात कही गई थी। एक तो अनुच्छेद 45 डीपीएसपी का, और एक 39F, वो भी डीपीएसपी का ही पार्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का। हालांकि बाद में 39F के अंदर एक संशोधन भी हुआ था, लेकिन हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मूल संविधान के अंदर ये सब चीजें हैं वो मेंशन की गई थी आर्टिकल 45 और 39F के अंदर। उसके बाद में एक मामला जो कि प्रसिद्ध मामला रहा है, उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश का मामला, 1993 का मामला है। और ये उसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा जो है वो एक बच्चे का मूल अधिकार है। फिर उसके बाद में 1999 में तपस मजूमदार समिति बनती है, वो अनुच्छेद 21A जोड़ने के लिए आपको सरकार को रिकमेंडेशन देती है। इसके बाद में एक आयोग भी बनता है, वेंकट चलैया आयोग, आपने सबने उनका नाम सुना होगा। ये वेंकट चलैया आयोग भी कहता है कि आपको 14 ईयर तक, या फिर महिलाओं और SC ST के बच्चों के अगर बात हो तो उस रिगार्डिंग 80 ईयर तक, यानी 18 साल के बच्चे तक को आपको मुफ्त है वो शिक्षा दी जानी चाहिए, फ्री एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए। तेज सिविल भी साथियों इसी तर्ज पे आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। PSI और RAS प्री के लिए आपको जो कोर्सेज चल रहे हैं यूट्यूब पे और हमारी ऐप के ऊपर फ्री क्लासेस के माध्यम से, और फ्री डिजिटल जो कंटेंट है हमारा वो आप है वो दे सकते हैं। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में अटल जी की सरकार ने 21A जोड़ा और फ्री एजुकेशन को मूल अधिकार बना दिया। हमारे लिए प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन है वो फ्री एजुकेशन और फंडामेंटल राइट पे आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी सिटी एंकर में एक छपा है, यानी भास्कर के अंदर ही, कि अभी जब हाई कोर्ट के अंदर 42 जजेस हैं, 8 पद अभी भी खाली हैं, लेकिन इस साल हमें 15 जजेस हैं वो मिले थे, यानी पहले 27 ही थे, अब 15 हो गए, तो टोटल हो गए वो 42, है ना? अभी भी एक जज के ऊपर लगभग 15,000 केसेस का है वो बर्डन रहता है। हमारे लिए अब इस पूरी न्यूज के अंदर एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, आर्टिकल 217 के अंदर जजों की नियुक्ति का प्रावधान है वो किया गया था, और इसके अंदर साफ कहा गया था कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, CJI राज्यपाल, और अगर हाई कोर्ट के किसी अन्य जज की नियुक्ति हो रही है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी क्या किया जाएगी, परामर्श की जाएगी और इनकी नियुक्ति होगी। बाद में जजों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम प्रणाली है वो प्रचलित हो गई थी 1992 के बाद में, आपको पता है। और उसके बाद में हमें जजेस केसेस अगर आपको देखने हैं तो इसमें पहला जजेस केसेस है वो आपको ये बताता है कि यार जो कोर्ट है उसको आपको सीएजी की सिफारिश को अगर आपको सीएजी की सिफारिश को अगर आप राष्ट्रपति अस्वीकार करना चाहता है तो उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग है वो कुछ रीजन है वो होने चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड है, उसके बाद में कॉलेजियम प्रणाली शुरू हो गई थी। कॉलेजियम प्रणाली यहाँ 1+2 थी, जब थर्ड जजेस हुआ तो 1+4 हो गई, और साथ में यही कहा गया कि एक बार आप पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हो। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। एनजेक जिसको आप कहते हो, एनजेएसी का जो मामला है वो पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्या हुआ है कि इसमें 2014 के आसपास सरकार ने एनजेएसी का प्रावधान किया, एक संविधान संशोधन किया पूरा का पूरा, लेकिन ये जो कोर्ट के अंदर जब ये मामला गया तो कोर्ट ने ये पूरा का पूरा संविधान संशोधन ही रद्द कर दिया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा का पूरा संविधान संशोधन है वो मान लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा है वो निरस्त कर दिया गया। जगदीश शरण खेहर की ये बेंच थी, जस्टिस जगदीश शरण खेहर ने ये पूरा का पूरा संविधान संशोधन है वो क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया। ठीक है। हमें जो जज मिले हैं उनकी नियुक्ति का डेट्स वगैरह आपको पता है, तो कई बार इनकी अपॉइंटमेंट की डेट भी पूछ लेते हैं। जैसे पिछले प्रीलिम्स के अंदर रजिस्ट्रार जो अपॉइंट हुए थे उनकी डेट पूछ ली थी प्रीलिम्स में। तो अगर अभी कोई जजेस अपॉइंट हो रहे हैं या चीफ जस्टिस अगर अपॉइंट हो रहे हैं कोई भी कहीं पे भी, राजस्थान की अगर हाई कोर्ट में या फिर जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी अगर कोई जज अपॉइंट हो रहे हैं तो एक बार उनकी डेट्स जो हैं
ज्वाइनिंग डेट जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। जहाँ तक कि इसमें बात करें तो हमें इनकी नियुक्ति की प्रोसेस प्रक्रिया है वो अच्छी तरीके से पता हो। कॉलेजियम के विकास मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया जाए, 1 से 1.5 घंटा पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाए कि कैसे इनकी अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है वो कैसे हुई, कैसे कॉलेजियम का विकास हुआ, कैसे आयोग जो बने, वेंकटचलैया आयोग ने भी कहा था कि इस प्रक्रिया को चेंज करना चाहिए कॉलेजियम जैसा, या कुछ भी ऐसा जो मतलब यूजफुल हो हमारे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को मॉडिफाई या सुधार करने के लिए, है ना। एनजेएसी पे आप चाहते हो कि पूरा वीडियो, या इसी मामले में एनजेएसी को भी इंक्लूड करते हुए एक वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट करके हमें वो बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक रोचक मामला देखने को मिला है। जोधपुर हाईकोर्ट जो है हमारी, उन्होंने एक क्या दिया है निर्णय, हेबियस कार्पस का एक याचिका के ऊपर उन्होंने ये निर्णय देते हुए कहा है कि दादा को माइनर बच्चे का क्या मिलेगा, कस्टडी मिलेगी या संरक्षण है वो दादा की संरक्षण में रहेगा बच्चा। इसमें देखिए क्या हुआ है, मैं अभी क्योंकि ये माइनर है बच्चा, इस पूरे मामले को तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं सांकेतिक नाम में आपको बता देता हूँ। आर खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये मामला है, जिसमें हैबियस कॉर्पस जो है, हैबियस जो कॉर्पस है वो रिट है वो अप्लाई की गई थी दादा के द्वारा ही, कि जो बच्चा है वो माँ ने जबरन अपने पास रखा हुआ है, बच्चे की ये मर्जी है कि वो दादा के साथ रहे। और जस्टिस मनोज गर्ग और जस्टिस रवि चिरानिया जी की जो खंडपीठ है, उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि जो बच्चा जो है वो दादा की कस्टडी के अंदर रहेगा। हैबियस कॉर्पस रिट याचिका पे उन्होंने ये सुनवाई करते हुए कहा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात प्रीलिम्स में ये हो जाती है कि हैबियस कॉर्पस है वो क्या है ना, किस अनुच्छेद के तहत माननीय उच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया है, तो हमें पता है 226, जिसके अंतर्गत 6 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय के पास रहता है। छठी जो रिट है, 5 तो आप हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ते होंगे। छठी जो रिट है वो इंजंक्शन है, जो त्वरित या अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए उपयोग में ली जाती है। ठीक है, इस रिट के तहत, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के तहत है वो ये कस्टडी देने का निर्णय है वो माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मेंशन है, और अनुच्छेद 32 के तहत हमें पता है कि वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में ही और बात करनी है तो एक मामला रहा है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, एस एस शुक्ला का जो मामला है, जो इमरजेंसी के आसपास का मामला है, जिससे हमें जस्टिस हंसराज खन्ना साहब का जो डिसेंड वाला जो वोट है वो हमें ध्यान में रखना है। यानी अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संदर्भ में आपको आर्टिकल पता हो, अनुच्छेद पता हो, साथ ही साथ किसी जज ने कोई डिसीजन दिया है तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, या कोई वाद इससे फेमस है, जज ने डिसीजन दिया है उससे बेटर है, वाद कोई फेमस है तो वो हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अंतिम जो आर्टिकल है आज का हमारा, वो जीएस 3 पॉलिटी से हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स नाम का एक टॉपिक रहता है। पॉलिटिकल डायनेमिक्स अगर आप मेंस का सिलेबस में पढ़ो तो पॉलिटिकल डायनेमिक्स यानी राजनीतिक गत्यात्मकता। प्रदेश में हर छठा छठा नेता क्या है, परिवारवाद से है, यानी कि नेपोटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, नेपोटिज्म जो है वो बढ़ रहा है ना। यहाँ पे नाम मेंशन किए हुए, हम उन सब पे नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी जो पॉलिटिकल व्यवस्था है उसमें नेपोटिज्म का जो अंश है वो बढ़ता जा रहा है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, ये रिपोर्ट जारी की है एडीआर ने। अभी एडीआर क्या है, एडीआर अगर आप जानना चाहें तो एक और आर्टिकल अपन देख लेते हैं एडीआर एडीआर के संदर्भ में। एडीआर के संस्थापक प्रोफेसर जगदीश एस छोकर का निधन हो गया है। एडीआर क्या है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस पे बाद में आएंगे, पहले यहाँ इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एडीआर ने ये रिपोर्ट जारी की है कि हर छठा नेता है वो नेपोटिज्म से जुड़ा हुआ है या नेपोटिज्म के थ्रू यहाँ पे आया हुआ है। इनके नाम अपन को नहीं देखने, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़े परिवारों का वर्चस्व है, ठीक है। पर हमें जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है या क्या प्रॉब्लम है हमारी पॉलिटिक्स के साथ, उसमें हम एक कारण दे सकते हैं कि नेपोटिज्म जो है वो एक बड़ा रीजन है हमारी पॉलिटिक्स की डेटोरेशन का, यानी गिरने का। हम कई बार कह देते हैं कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, तो उसमें जो मेरिट है, मेरिट क्या हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और नेपोटिज्म को क्या मिल जाता है, एज मिल जाता है ऐसी चीजों में। ठीक है, अब हम एडीआर के ऊपर बात कर लेते हैं। एडीआर के संस्थापक जगदीश एस छोकर का क्या हो गया है, निधन हो गया है। देखिए 1999 का ये संस्थान जो है वो स्थापित किया गया था। प्रोफेसर थे लगभग 11 और उनके साथ स्टूडेंट भी थे, एडीआर नाम से इन्होंने, और
एडीआर मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। 2002 में ये अपना पहला केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि आपको जो आपके उम्मीदवार हैं उनकी पृष्ठभूमि, उनकी बैकग्राउंड जो है, एजुकेशन, कितने पैसे हैं, वो सब जानने का अधिकार है। और वो जो भी उम्मीदवार आप इलेक्शन लड़ रहा है उसको एक हलफनामा के थ्रू ये सारी चीजें हैं वो मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है। प्रोफेसर जगदीश एस छोकर साहब ने ये एडीआर शुरू किया था। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के अंदर तो हम एडीआर के किसी भी रेफरेंस का जिक्र कर सकते हैं कि जो भी चुनाव सुधार, आप मतदान व्यवहार जब आप पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हो इलेक्शन रिफॉर्म्स। इलेक्शन रिफॉर्म्स में जहां भी जरूरत लगे आप एडीआर का जिक्र आंख बंद कर सकते हो। ठीक है। योगेंद्र यादव साहब ने इनके ऊपर एक टीका टिप्पणी की हुई है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आईटी रिटर्न का, इलेक्टोरल बॉन्ड का खात्मा जैसे 6 बड़े सुधार है वो करवाए थे। प्रत्याशियों का कच्चा चिट्ठा, या जिसको मैंने आपको कहा पृष्ठभूमि जानना, वो सारा भी एडीआर ने ही हमें उपलब्ध करवाए थे। ठीक है। तो इनका निधन हो चुका है 12 सितंबर को। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे लिए, तो ये हमें ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।